इमरान दानिश मंजिल में कुर्सी पर सर पकड़े बैठा था। उसके चेहरे पर सोच व तफक्कुरात की गहरी परछाइयां लहरा रही थी। ब्लैक जीरो दूसरे कमरे से चाय के 2 कप लाया। उसने एक कप इमरान के सामने रख दिया और दूसरा कप हाथ में लिए X2 की मखसूस नशीद पर बैठ गया। क्या सोच रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने इमरान को इस कदर सोच में डूबे हुए देखकर पूछा। सोच रहा हूँ अब मुझे सीक्रेट सर्विस छोड़कर आमिली धंधा शुरू कर देना चाहिए। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आमिली धंधा क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। हाँ, आमिल जो झाड़ू पर दम करके अपनी कर दूसरों पर छाड़कर उन पर से आसिफ के साए भगाने की कोशिश करते रहते हैं। सुना है बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। ना हींग लगती है ना फिटकरी और रंग भी चौका आता है। बस छोटे छोटे कागजों पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाकर दूसरों को कह दो कि इसे बड़ा लंबा चिल्ला काटकर बनाया गया है। जोश जलाली व जमाली के बाद शाह जिन्नात को हाजिर करके उसकी दुम मरोड़ी, तब कहीं जाकर उसने तहरीर का ये तरीका बताया। इस तहरीर में करामात पोशीदा है। 10,000 रुपए देकर जो उसे हासिल कर लेगा उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। इमरान की जुबान का चरखा चल पड़ा। उस शाह जिन्नात की तहरीर की खुसूसियात पर भी जरा रोशनी डाल दे। हो सकता है आपका पहला मुरीद मैं ही बन जाऊं। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। ओ जरूर जरूर, क्यों नहीं। जिसके पास मेरी तहरीर करदा शाह जिन्नात वाली तहरीर होगी वो सुपर फयाज बन जाएगा। अक्लमंद होगा तो अहमक बन जाएगा। शौहर होगा तो दूसरी शादी के चक्कर में फंस जाएगा और बीवी होगी तो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तुम जैसा जासूस आजम होगा तो महाशैतान बन जाएगा। मुझ जैसा फकीर होगा तो बादशाह बन जाएगा और तनवीर होगा तो जुलिया का भाई बन जाएगा। और इमरान जब खुसूसियात गिनवाने पर आया तो उसकी जुबान मेरठ की कैंची से भी तेज रफ्तारी से चलने लगी। बस बस इतनी ही खुसूसियात काफी हैं। अगर आपने और खुसूसियात गिनवाई तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। तो फिर मेरा तहरीर करदा नुस्खा खरीदने के लिए तैयार होना तुम? इमरान ने खुशी से चहकते हुए कहा। एक नहीं, आप जितने भी नुस्खे तहरीर करेंगे वो सब खरीद लूंगा। आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ब्लैक जीरो ने मुसलसल हंसते हुए कहा। सुलेमान के हाथ से बनी हुई ठंडी चाय भी कोको कोला से ज्यादा लुत्फ देती है। सोच रहा हूँ तुम्हारी ठंडी चाय पीकर देख लो। अगर उसने सुलेमान की चाय से ज्यादा लुत्फ दिया तो सुलेमान को तुम्हारी जगह और तुम्हें सुलेमान की जगह रख लूंगा। तुम्हें बावर्ची बनाकर कम से कम मुझे तुम्हें तनख्वाह तो न देना पड़ेगी। इमरान भला इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। ब्लैक जीरो हंस हंस कर दोहरा हो गया था। अच्छा इमरान साहब, ये तो बताइए मोहतरमा फुलवती की फ्लैट में मौजूदगी का वाकई आपको पता नहीं चला था? इसके अलावा उसने सुलेमान के जरिए दूध में आपको नींद की जो दवा दी थी उसका भी आपको एहसास क्यों नहीं हुआ? हालांकि आप सख्त ज़हनी मशकें करते रहते हैं, आपको तो फौरन पता चल जाता है कि आप अपनी नींद सोए हैं या आपको जबरदस्ती सुलाया जा रहा है। ब्लैक जीरो ने संजीदा होते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे सीक्रेट सर्विस छोड़कर आमिली धंधा शुरू कर लेना चाहिए। अब यहाँ माफूकुल फितरत और पुर इसरार कुव्वतों के मालिक जासूसों की आमद शुरू हो गई है। उनका मुकाबला करने के लिए मुझे वाकई फिर आमिल शाह कामिल का ही वजीफा करना पड़ेगा। मैं फुलवती के वजूद से ही परेशान था। फिर मैं यहाँ आया तो तुमने मुझे जजीरा कराट में इंसानों के सर कटने वाली अनोखी और नाकाबिल यकीन दास्तान सुना दी। इंसानों के सरों का इस तरह कटना और उनके जिस्मों से खून गायब होना, ये तो वाकई माफूकुल फितरत कुव्वतों का ही काम मालूम होता है। जोसेफ जिस तरह बेहोश फूलवती को देखकर घबरा गया था उससे साफ जाहिर होता है कि फूलवती साहिराना कुव्वतों की जबरदस्त आमिला है। इमरान ने संजीदगी से कहा। अगर ऐसी बात होती तो सफदर उस पर इस कदर आसानी से कैसे काबू पा लेता? वो तो उसे बकायदा बेहोश करके राना हाउस ले गया था। ब्लैक जीरो ने कहा। सफदर ने बताया था कि उसने अचानक उस लड़की पर हमला करके उसे बेहोश किया था। अगर सफदर ऐसा न करता तो शायद सफदर उसकी गर्द को भी न पा सकता। इमरान ने जवाब दिया। आपका क्या ख्याल है, क्या जोसेफ उसे वाकई किसी अंधे कुएं में फेंकने के लिए गया होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। अब ये शब्दार की नाखलब औलाद आए तो उससे पूछो कि उसे फुलवती में ऐसी क्या चीज नजर आ गई थी जिसे वो किसी अंधे कुएं में ही फेंक कर हलाक करना चाहता था। इमरान ने कहा। मैंने तमाम मेंबरान को जोसेफ और फुलवती की तलाश का हुक्म दे रखा है। अभी तक किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। इससे जाहिर होता है कि वो शहर में मौजूद नहीं है। ब्लैक जीरो ने सोचते हुए लहजे में कहा। जजीरा कराट, वो यकीनन जजीरा कराट पर होंगे। इमरान ने अचानक कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। जजीरा कराट? ओ, मगर फुलवती का जजीरा कराट में जाने का क्या मकसद हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। मकसद जो भी हो तुम दोबारा मेंबरान को कॉल करो। मैं जजीरा कराट पर खुद जाकर इस मामले की तहकीक करूंगा कि वहाँ ऐसी कौन सी खून आशाम बदरू घुस आई है जो न सिर्फ इंसानों की सर काट देती है बल्कि उनके जिस्मों का खून भी चूस लेती है। इमरान ने कहा। ओ, इसका मतलब है आप भी इसी लाइन पर सोच रहे हैं कि जजीरा कराट में कोई शैतानी चक्कर चल रहा है? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। ये दुनिया एक चक्कर है प्यारे, यहाँ सिवाय चक्करों के और क्या चक्कर चल सकता है? यही सोच सोच कर तो मैं घन चक्कर बन गया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में ब्लैक जीरो भी मुस्कुरा दिया। क्या सारी टीम को आप जजीरे पर ले जाना चाहते हैं या सिर्फ मखसूस मेंबरान को ही कॉल करूं? ब्लैक जीरो ने पूछा। मखसूस मेंबरान से तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने हैरान होकर पूछा।
शहर से बाहर जाने के लिए आप अमूमन जूलिया, सफदर और तनवीर को ही अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें आपके मखसूस में इमरान कहता हूँ। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान हंस पड़ा। ये मामला मुझे जरूरत से कुछ ज्यादा पुरअसरार और हैरत अंगेज मालूम हो रहा है। वैसे भी इन दिनों मुल्क में हर तरफ अमन व अमान ही है, इसलिए मेरा ख्याल है कि उन सबको अपने साथ ले चलता हूँ। इसी बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आउटिंग करने का प्रोग्राम है तो मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं भी इस कैद खाने में पड़ा पड़ा बोर हो गया हूँ। इमरान को हिदायत देने और उन पर सिवाय रौब झाड़ने के मुझे कोई काम ही नहीं होता। ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा, दरख्वास्त लिखकर 10/10 हमारे हुजूर पेश करो। अगर मूड हुआ तो शायद उस पर मंजूरी के दस्तखत कर दूं, वरना। इमरान ने इतना ही कहा था कि वहाँ तेज सीटी की आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। शायद किसी मेंबर की कॉल है, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो ने सर हिलाकर एक मशीन ऑन की और उसके मुख्तलिफ बटन दबाने लगा और माइक उठाकर अपने करीब कर लिया। X2 ओवर। ब्लैक जीरो ने X2 की गंभीर और सर्द आवाज में कहा, जूलिया बोल रही हूँ चीफ, ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई थी, यस जूलिया, क्या रिपोर्ट है, ओवर। ब्लैक जीरो ने सर हिलाकर कहा, जोसेफ का पता चल गया है चीफ। वो एक सिया फार्म लड़की के साथ गुलफिशार कॉलोनी की एक कोठी में देखा गया है, ओवर। जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, सिया फार्म लड़की, मगर उसके साथ तो मकामी लड़की थी। ये सिया फार्म लड़की कौन है, ओवर। ब्लैक जीरो ने पूछा। उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर रखा था, इसलिए सिया फार्म लड़की का सुनकर इमरान भी चौंक पड़ा था। मालूम नहीं चीफ, लड़की का रंग इंतहाई सियाह है, वो अफ्रीकी नजात मालूम होती है। जोसेफ उस लड़की के साथ यूं रह रहा है जैसे वो उसका गुलाम हो, ओवर। जूलिया ने कहा तो इमरान और ब्लैक जीरो के चेहरे पर वाकई हैरत दिखाई देने लगी। जोसेफ और किसी सियाह फार्म लड़की का गुलाम, ये एक इंतहाई हैरान कुन और अनहोनी सी बात थी। तफसील बताओ, ओवर। ब्लैक जीरो ने सर्द लहजे में कहा, चीफ, आपके हुक्म से हम जोसेफ को सारे शहर में तलाश कर रहे थे। शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ से नोमानी और खावर ने एक कार आते देखी। कार सफदर की थी, जिसे उन्होंने आसानी से पहचान लिया था। उस कार की ड्राइविंग सीट पर जोसेफ बैठा था, जबकि पिछली सीट पर एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाली सिया फार्म लड़की मौजूद थी। उनके कहने के मुताबिक सिया फार्म लड़की का रंग इंतहाई सियाह था, अलबत्ता उसके होंठ इस कदर सुर्ख थे जैसे वो किसी का ताजा खून पीकर आई हो। पहले तो नोमानी और खावर ने जोसेफ को रास्ते में ही रोकना चाहा, मगर फिर वो लड़की के हैरत अंगेज हुलिये की वजह से उसके ताक्कुब पर मजबूर हो गए। जोसेफ सिया फार्म लड़की को गुलफिशार कॉलोनी की कोठी नंबर 213 में ले गया। कोठी खाली थी। जोसेफ ने कार से जिस तरह सिया फार्म लड़की को इज्जत, तकरीम और मुअद्दब अंदाज में निकाला था और जिस तरह उसके सामने अपने सर को झुकाकर बातें कर रहा था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उस लड़की का गुलाम बना हुआ है। लड़की को कोठी में छोड़कर जोसेफ जब कोठी से बाहर किसी काम के लिए निकला तो खावर और नोमानी जानबूझकर उसके सामने आ गए, लेकिन जोसेफ ने जैसे उन्हें पहचाना ही नहीं। उन्होंने जोसेफ के पास जाकर उसे पुकारा तो वो उनसे निहायत सख्त अंदाज में पेश आया और उसने कहा कि उसका नाम जोसेफ नहीं, मेकाशो है। पहले तो खावर और नोमानी हैरान हुए, फिर वो पीछे हटाए और उन्होंने मुझे इसके बारे में इत्तला दी। उनकी इत्तला पर ही मैंने आपको कॉल किया है, ओवर। जूलिया ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसकी तफसील सुनकर ब्लैक जीरो इमरान की जानिब मानी खेज नजरों से देखने लगा। इमरान ने पुरख्याल अंदाज में सर हिला दिया। तुम कहां से बोल रही हो और बाकी मेंबर कहां हैं, ओवर। इमरान के इशारे पर ब्लैक जीरो ने पूछा। खावर और नोमानी की इत्तला के बाद मैंने बाकी मेंबर्स को वापस बुला लिया था। वो सब इस वक्त अपने अपने रिहाइशगाहों पर होंगे। अलबत्ता खावर और नोमानी को मैंने उसी कोठी की निगरानी पर लगा रखा है जहाँ जोसेफ और सिया फार्म लड़की को देखा गया था, ओवर। जूलिया ने जवाब दिया। गुड। जोसेफ चूंकि इमरान का साथी है, इसलिए मैं इमरान को कॉल करके उसे गुलफिशार कॉलोनी भेज रहा हूँ। तुम सबको अलर्ट रखो। अगर इमरान तुम लोगों को कॉल करे तो तुम फौरी तौर पर हरकत में आ जाना और उसके अहकामात की तामील करना, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने इमरान के इशारे देखकर जूलिया को हिदायत देते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जोसेफ और एक सिया फार्म लड़की का गुलाम बना हुआ है, बात कुछ समझ में नहीं आई। ट्रांसमीटर बंद करने के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखते हुए हैरत ज़दा लहजे में कहा, इस ब्लैक ब्यूटी को अब देखना ही पड़ेगा। इमरान ने ब्लैक जीरो की बात का जवाब देने की बजाय बड़बड़ाते हुए कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कमांडर ताहिर जावेद के हाथ से सिया मूर्ति सुर्ख होकर गिरी और लुढ़कती हुई चट्टानों के पीछे चली गई। चंद लम्हे तो वो यूं ही पड़ी रही, फिर उसने यकलत मोम की तरह पिघलना शुरू कर दिया। जो वो पिघलती जा रही थी, उसमें से सिया गाढ़ा धुआं निकलने लगा था, जो तेजी से एक जगह जमा होता जा रहा था। देखते ही देखते उसने एक इंसानी साय की सी शक्ल इख्तियार कर ली। सिया मूर्ति मुकम्मल तौर पर पिघल गई थी और उसमें से निकलने वाले सिया धुएं ने एक इंसानी साय की शक्ल इख्तियार कर ली थी। साया तेजी से ऊपर उठा। यही वो लम्हा था जब कमांडर ताहिर जावेद मूर्ति के गिरने पर मायूस होकर वापस पलट रहा था। साया बुलंद होकर तेजी से उसके पीछे आ गया। उसने अपना हाथ किसी तलवार की तरह घुमाकर कमांडर ताहिर जावेद के ऐन गर्दन पर मारा और कमांडर ताहिर जावेद की गर्दन
उसके धड़ से अलग होकर यूं दूर जा गिरी जैसे तलवार के वार से कटकर दूर जा गिरी हो। कमांडर ताहिर जावेद का बेसर का धड़ खून उगलता हुआ एक धमाके से गिर गया। उसी लम्हे साया ऐन उसकी गर्दन से चिमट गया और कमांडर ताहिर जावेद की कटी हुई गर्दन से निकलने वाला खून जमीन पर गिरने की बजाय धुआं नुमा इंसानी सियाह साये ने पीना शुरू कर दिया। उस साये ने आन वहद में कमांडर ताहिर जावेद की रगों में मौजूद तमाम खून को चूस लिया था। जब कमांडर ताहिर जावेद के मुर्दा जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी न बचा तो साया उससे अलग हो गया। साया इंसानी कदो कामत का था। उसके चेहरे पर न मुंह था, न नाक और न ही आंखें। इसके बावजूद वो सर घुमाकर इधर उधर यूं देख रहा था जैसे उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। उसके कदम जमीन पर थे। वो उस तरफ देख रहा था जहाँ उसे इंसान चलते फिरते दिखाई दे रहे थे जिनका उसने अभी खून पीना था। ये शंकारा की बदरू थी जो सदियों सिया मूर्ति में मुकैद रहने के बाद इंसानी खून के छींटे पड़ते ही आजाद हो गई थी। सदियों से प्यासी बदरू को इंसानी खून की जरूरत थी। इसके अलावा उसे एक ऐसे इंसानी जिस्म की तलाश थी जिसमें वो आसानी से खुद को समो सके। एक ऐसा इंसानी जिस्म जो न सिर्फ किसी औरत का हो बल्कि उस पर शैतान का साया और उसके पास शैतानी उलूम भी हो। लेकिन इस वक्त उसे वहाँ किसी औरत का वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ खून वाफिर मिकदार में मौजूद था जो वहाँ चलने फिरने वाले इंसानों की रगों में दौड़ता हुआ उसे साफ दिखाई दे रहा था। इन इंसानों को हलाक करना और उनका खून पीना उसके लिए कोई मसला नहीं था। इसलिए वो आगे बढ़ी और उन लोगों पर हाथ साफ करने लगी जो इधर उधर आ जा रहे थे। 10-12 इंसानों को हलाक करके और उनका खून पीकर जैसे उसकी प्यास बुझ गई थी, इसलिए वो उन चट्टानों के पीछे आ गई जहाँ अच्छा खासा साया फैला हुआ था। चट्टानों के साये में आकर शंकारा ने अपना साया उस साये में जम कर लिया। सर कटी इंसानी लाशों को देखकर जजीरे में मौजूद जिंदा इंसानों में खलबली सी मच गई थी। वो बड़े घबराए हुए और निहायत परेशानी के आलम में एक दूसरे को चीखते हुए पुकार और भाग रहे थे। उन्होंने खतरे के पेश नजर चट्टानों के उकब में फायरिंग भी की थी। सारा दिन जजीरा खौफनाक धमाकों से गूंजता रहा, लेकिन शंकारा का साया चट्टानों के साये में यूं पड़ा रहा जैसे ना ही उसे अब उन इंसानों से कोई सरोकार हो और न ही धमाके उसकी समाज पर असरअंदाज हो रहे हो। वक्त गुजरता रहा, फिर अचानक शंकारा का साया हरकत में आ गया और वो चट्टानों के नीचे से निकलकर तेजी से बाहर आ गया और चट्टानों पर चढ़कर जजीरे के चारों तरफ देखने लगा। फिर साया निहायत तेजी से एक तरफ भागता चला गया। जजीरे के दूसरे किनारे पर तेज रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दे रही थी। लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उस लड़की के सर पर उसे सियाह हालत से रक्स करता दिखाई दे रहा था। शंकारा का साया चट्टानों पर तेजी से भागता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। उस लड़की के पीछे पहुंचकर शंकारा का साया रुक गया। उसी लम्हे लड़की उसकी मौजूदगी महसूस करके तेजी से उसकी तरफ घूमे। शंकारा का साया बिजली की सी तेजी से उस पर झपट पड़ा और लड़की को लिए हुए एक धमाके से नीचे गिर गया। लड़की का वजूद उसके बाजुओं में आते ही मफलूज हो गया था। शंकारा का साया लड़की के जिस्म पर छा गया। फिर कुछ ही देर में उसने लड़की को हलाक करके उसके जिस्म में खुद को समो लिया और चंद लम्हे साकित रहने के बाद उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें रोशन हो गई थी। शंकारा, मैं ताकतों की मालिक का शंकारा हूँ। मैंने इंसानी जिस्म हासिल कर लिया है। अब मेरी सोई हुई सारी ताकतें बेदार हो जाएंगी और मैं ताकत की बहुत बड़ी देवी बन जाऊंगी। ताकत की देवी शंकारा एक बार फिर जिंदा हो गई है। इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अब शंकारा को कोई फना नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मिटा सकती। उसके हलक से खौफनाक आवाजें निकलने लगी। यूं लग रहा था जैसे जजीरे पर खौफनाक नागन फनकार रही हो। मैं 2000 साल बाद बेदार हुई हूँ। इस दुनिया में रहने और दुनिया के इंसानों को समझने के लिए मुझे इस लड़की के जिस्म और जहन की तलाश थी। मुझे इस लड़की का जहन बेदार करना पड़ेगा ताकि मैं इस दौर के इंसानों को आसानी से काबू कर सकूं। उसने फनकारते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में सुर्खी भर गई, तेज और खून से भरी हुई सुर्खी जिसमें जलते हुए अंगारों की सी चमक थी। ऐसी चमक जो फौलादी चट्टानों को भी राख कर देने की हद तक बढ़ती जा रही थी। उसके जहन पर काफी देर तक सुर्खी छाई रही। फिर लड़की का जहन जागने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर छाई हुई सुर्खी दूर होने लगी और फिर शंकारा का जहन फूलवती के जहन की तरह काम करने लग गया। फूलवती की जिंदगी के तमाम वाकयात वो हालात उसके जहन में उजागर हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ किया था उन तमाम ख्यालात और वाकयात का मंजर उसके सामने था। शंकारा का जहन तेजी से फूलवती का जहन पढ़ रहा था और हर बात पूरी तरह उसकी सोच और समझ में आती जा रही थी। अफ्रीका के शाही खानदान का शहजादा, वो भी मेरा गुलाम है। बहुत खूब। इसका मतलब है अगर वो मेरी मदद करे तो मैं उसके साथ आसानी से अफ्रीका के जंगलों में वापस जा सकती हूँ। और शालाग ने जिस लड़की काशारा का मेरे लिए खास तौर पर जिस्म तैयार किया था और वो एक पहाड़ के गार में दब गया था, मैं अफ्रीकी शहजादे जोसेफ की मदद से उसे वहां से निकालकर उसमें अपनी रूह डालकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो सकती हूँ। उसने खुशी और मसरत से चीखते हुए कहा। फूलवती के जिस जिस्म पर उसने कब्जा किया था वो पहले इंतहाई सुर्ख व सफेद था, मगर अब उसके जिस्म का रंग इंतहाई सियाह हो गया था।
इस कदर सियाह जैसे सारी दुनिया की स्याही उसके जिस्म में घुल मिल गई हो। अलबत्ता उसकी आंखें और उसके होंठ खून की तरह सुर्ख थे। जोसेफ, जोसेफ द ग्रेट, मेरे गुलाम कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ जल्दी, उसने चीख कर जोसेफ को आवाजें देना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों बाद जोसेफ दौड़ता हुआ वहां आ गया। उसके चेहरे और आंखों में बदस्तूर शहर अंगेज वीरानी छाई हुई थी, जो शायद फूलवती के हलाक होने और शंगारा के जिंदा होने से और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं हाजिर हूँ मादाम, जोसेफ ने उसके सामने आते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसकी आंखों में लड़की के बदले हुए रंग पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ था। फूलवती ने उसे अपनी आवाज का पाबंद किया था। इस वक्त शंकारा के मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो फूलवती की ही थी। उसमें मामूली सा भी फर्क न था। अगर उसकी आवाज में जरा सा भी फर्क होता तो लाजमन जोसेफ पर से उसका सहर टूट जाता। जोसेफ, मुझे यहाँ से ले चलो। इस वक्त यहाँ मौजूद तमाम लोगों पर फूलवती की आवाज और उसके ख्यालों का सहर तारी है। हमें यहाँ से ना ही निकलते कोई देख सकता है और न जाने से रोक सकता है। चलो चलो मेरे साथ, शंकारा ने इंतहाई तकमाना लहजे में कहा। चलिए मादाम, जोसेफ ने कहा और वो दोनों जजीरे पर से उस लॉन्च में आ गए। लॉन्च का ड्राइवर बदमस्त पड़ा था। उस लॉन्च को चलाना जोसेफ के लिए कोई मुश्किल न था। उसने लॉन्च का इंजन चलाया और फिर लॉन्च को मोड़कर समंदर की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे लॉन्च समंदर के फराक सीने पर दौड़ती चली गई। शंकारा के चेहरे पर सुकून ही सुकून नजर आ रहा था, इंतहाई गहरा और लामतनाही सुकून। अफ्रीकी कबीले सामी गान के सरदार और शालाक के बड़े पुजारी सरदार जकाटा ने घबराकर यकलक आंखें खोलती। मुकद्दस शंकारा की मुकद्दस या मूर्ति के मुकद्दस गार से गायब होने के बाद उसके कबीले के बेशुमार नौजवानों ने गारी तारा करके अपनी जानें दे दी थी। अब इस कबीले में बूढ़ों, बच्चों, चंद गिने चुने नौजवानों और औरतों के सिवा कुछ नहीं बचा था। मुकद्दस शंकारा की मुकद्दस या मूर्ति के मुकद्दस गार से गायब होने और कबीले के जवानों के गारी तारा कर लेने की वजह से सारे का सारा कबीला अफसुर्दा और मलूल हो गया था। जिन अफराद ने मुकद्दस गार से शंकारा की मुकद्दस मूर्ति चुराई थी, उन्होंने पहले इस कबीले पर ही हमला किया था। यहाँ उन्होंने हर तरफ बेपनाह तबाही मचाई थी। 20 अफराद मारे गए थे और उनके सैकड़ों झोपड़े जलकर राख हो गए थे। यही वजह थी कि अभी तक वहाँ हर तरफ झोपड़ों और उनके सामान की जली हुई राख उड़ रही थी, जिससे कबीले का हर शख्स सरों पर राख डाले अफसोस ज़दा और गमज़दा अंदाज में फिर रहा था। हर एक के चेहरे पर मौत की जर्दी फैली हुई थी। हर बूढ़े की आंख रो रही थी, बच्चे पिलक रहे थे और औरतें बैन कर रही थी। कबीले के जवानों के गारी तारा करने की वजह से पुजारी और उनके सरदार जकाटा ने उन पर मुकद्दस शालाक का कहर न टूटने की खुशखबरी सुना दी थी, मगर इसके बावजूद वो सब सहमे सहमे और वहशतज़दा दिखाई दे रहे थे। उनकी वहशत और उनका खौफ दूर करने के लिए उनका सरदार, जो अब उनके लिए पुजारी भी बन गया था, मुकद्दस गार में बैठा उनके लिए खुसूसी जाप कर रहा था। इस बात का मशवरा उसे शालाक की मुकद्दस पुजारन शाताना ने दिया था। शालाक उस कबीले का एक बहुत बड़ा और पुराना विच डॉक्टर था, जो सदियों से जिंदा था। इंतहाई बूढ़ा और उम्र रसीदा होने के बावजूद उसमें 100 वहशियों की सी ताकत थी। वो दुबला पतला मगर खासा लंबा इंसान था। उसका रंग बेहद काला था। देखने में वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था। जिनों और देव जैसी ताकत रखने वाले इस वहशी के बारे में मशहूर था कि उसने तवील उम्र जिंदा रखने वाली जड़ी बूटियां खा रखी थी, जिसकी वजह से मौत अभी उससे कोसों दूर थी। वो अमूमन जंगलों से दूर पहाड़ी गारों में रहता था। उसने बरसों पहले मुकद्दस शंकारों को जिंदा करने और उसकी पुरअसरार ताकतों पर कब्जा करने के लिए कबीले की एक लड़की काशारा को मारकर उसे एक पहाड़ी के बड़े गार में ले जाकर उस पर अजीबो गरीब अमल किए थे। जंगलात की सैकड़ों जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उस लड़की के सारे जिस्म पर लगा दिया था। फिर उसे आग में रखकर उस पर कई बरस पुरअसरार अमल करता रहा था, मगर फिर अचानक वहाँ खौफनाक जलजला आ गया, जिसने पहाड़ों को भी हिला डाला था। शालाक उन्हीं पहाड़ों के गार में काशारा पर अमल कर रहा था। जलजला आने की वजह से पहाड़ बैठ गया और काशारा उस पहाड़ के नीचे दफन हो गई। उस वक्त शालाक इत्तेफाकन गार से बाहर था, वरना शायद वो भी उसी पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाता। उसके बाद शालाक ने शंकारा की रूह को किसी और लड़की के जिस्म में डालने के लिए सैकड़ों नौजवान लड़कियों को हलाक किया। उन पर वैसे ही अमल किए, लेकिन उन लड़कियों के जिस्म या तो गल सड़ जाते या फिर उन पर हशरातुल अर्ज चिमट जाते थे, जो उन जिस्मों को एक लम्हे में चट कर जाते थे, जिससे शालाक भी तंग आ गया था और उसने शंकारा की सिया मूर्ति को मुकद्दस गार में रख दिया और खुद पूजा पाठ करने दूसरे पहाड़ों के गारों में जाकर रहने लगा। उस सारे जंगल में उसी की हुकूमत थी। जंगल में रहने वाले हर कबीले में उसे देवता की सी हैसियत हासिल थी। उसके हुक्म के बगैर किसी कबीले का कोई फर्द जंगल के दरख्तों का एक पत्ता भी नहीं तोड़ता था। शालाक खुद भी पुजारी था, लेकिन वो जिस शैतान का पुजारी था, ना ही वो उसका नाम जानता था और ना ही वो शैतान कभी उसके सामने आया था। इसलिए वो उसे ताकत देवता समझता था, मगर उस ताकत देवता का भी एक वजूद था जो इन्हीं पहाड़ों या जंगलों में कहीं मौजूद था, मगर वो कौन था, क्या था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था।
शंकारा उसकी नस्ल से ताल्लुक रखती थी और उसकी वजह से वो बड़ी साहिरा और खौफनाक ताकतों की मालिका बनी थी। चालाक को भी सिर्फ उस ताकत देवता की आवाज सुनाई देती थी, खामोशी में गूंजती हुई पुरइसरार और खौफनाक आवाज जो चालाक को हिदायत देती थी। चालाक ने अपनी ताकतों से उस ताकत देवता को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। ये सब असल में जंगलों के जादूगर या वीर डॉक्टर्स थे, जिन्होंने सिया ताकतों की मदद से जंगली कबाइल पर देवता बनकर अपनी धाक बढ़ा रखी थी। सबसे पहले जंगलों में बड़े वीर डॉक्टर ताकत देवता का नाम आता था, उसके बाद चालाक का, फिर शंकारा का, और फिर मुकद्दस पुजारन शाताना का, और आखिर में सरदार जकाटा का, जो तवीलुल उम्र होने की वजह से कबीलों में देवताओं की तरह पूजा जाता था। ताकत देवता नामी वीर डॉक्टर का राब्ता चालाक से था, चालाक का अपने पुजारन शाताना से और पुजारन शाताना का सरदार जकाटा से। इस तरह उनकी हिदायत और उनका प्रचार सरदार जकाटा ही जंगलों के कबाइल तक पहुंचाता था। इस लिहाज से सरदार जकाटा अफ्रीकी जंगलों के तमाम कबीलों का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। दूसरे कबीलों के तमाम सरदार उसके नायब थे। सरदार जकाटा चूंकि अमूमन मुकद्दस गार में बैठकर पूजा करता रहता था, इसलिए उसने आजकल अपने कबीले का इंतजाम अपने नए नायब सरदार काचोका के सुपुर्द कर रखा था, क्योंकि पहले नायब सरदार आशोता ने गारी तारा कर लिया था। इस वक्त सरदार जकाटा के चौंकने और अचानक उठकर खड़े होने की वजह शाताना थी। वो गार में दाखिल हो रही थी। आओ आओ मुकद्दस पुजारन, मैं बड़े दिनों से तुम्हारी राह तक रहा था। कहो मुकद्दस शाला की पुजारन, तुम हमारे लिए क्या खुशखबरी लाई हो। सरदार जकाटा ने रोशनी की तरह चमकते हुए जिस्म वाली खूबरो लड़की शाताना की तरफ इश्तियाक आमेज निगाहों से देखते हुए पूछा। लड़की के चेहरे पर कदरे खौफ भी दिखाई दे रहा था। हाँ, मैं खुशखबरी भी लाई हूँ, पुजारन शाताना ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, और सरदार जकाटा बुरी तरह से चौंक पड़ा। बी से तुम्हारी क्या मुराद है मुकद्दस पुजारन? सरदार जकाटा ने कदरे परेशानी के आलम में कहा। शालाग ने इस बात की इजाजत दे दी है कि तुम दूसरे कबीलों के जवान मर्दों को अपने कबीले में ले आओ और अपने कबीले को पहले की तरह मजबूत और ताकतवर बना लो। उन सब मर्दों को शालाग ने मुकद्दस फल खाने की भी इजाजत दे दी है, ताकि वो दूसरे कबीलों के वहशियों से ज्यादा कवि और ताकतवर बन जाए। शाताना ने कहा, ओ वाकई ये तो खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। मगर दूसरी बात क्या है मुकद्दस पुजारन, जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान और कदरे खौफजदा दिखाई दे रही हो? सरदार जकाटा ने पूछा। सरदार जकाटा, शंकारा जिंदा हो गई है, उसने कहा, और सरदार जकाटा इस बुरी तरह से उछला जैसे उसके सर पर यकलक कोई वजनी चट्टान आ गिरी हो। क्या शंकारा जिंदा हो गई है? ओ इतनी जल्दी? उसने खौफ से आंखें फैलाते हुए कहा। हाँ, उसने न सिर्फ अपनी रूह को मुकद्दस सिया मूर्ति से आजाद करा लिया है, बल्कि उसने फूलवती नाम की लड़की के जिस्म पर भी कब्जा करके आर्जी जिंदगी हासिल कर ली है, जिसकी वजह से उसकी सिया कुव्वतें बेदार हो गई हैं और वो इंतहाई खतरनाक और ताकतवर हो गई है। पुजारन शाताना ने होंठ चबाते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है वो अब इंसानी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैला देगी। उसकी सदियों की प्यासी रूह हजारों लाखों इंसानों का खून पिएगी और अपनी फितरत के मुताबिक हर तरफ तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर देगी। सरदार जकाटा ने खौफ और तशवीश से भरपूर लहजे में कहा। हाँ, वो ये सब कुछ करेगी, उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उन इंसानों के साथ साथ वो हमारे जंगली कबाइल के लिए भी शदीद खतरे का बाज बन सकती है। शाताना ने कहा। तो सरदार जकाटा एक बार फिर चौंकने पर मजबूर हो गया। शंकारा देवी अफ्रीकी कबाइल की भी तबाही का मौजब बन सकती है, ये तुम क्या कर रही हो मुकद्दस पुजारन? शंकारा देवी इन जंगलों से निकल चुकी है, अब वो भला इन जंगलात में क्यों वापस आएगी? सरदार जकाटा ने हैरत और परेशानी के आलम में कहा। मुकद्दस शालाग ने सदियों पहले काशारा का जो जिस्म शंकारा के लिए महफूज किया था, वो जिस्म एक पहाड़ के नीचे अभी तक उसी तरह महफूज है। शंकारा इस दुनिया में पाशों का अमल जानने वाली लड़कियों के जिस्म पर आर्जी तौर पर तो कब्जा कर सकती है, मगर उस जिस्म में मुस्तकिल तौर पर रहना उसके लिए नामुमकिन है। इसलिए मुकद्दस शालाग का ख्याल है कि वो काशारा के जिस्म को हासिल करने के लिए यहाँ आ सकती है, और यहाँ वो अकेली नहीं रोशनी के नुमाइंदों को भी लेकर आएगी। शाताना पुजारन ने कहा। ओ, लेकिन रोशनी के नुमाइंदे शंकारा का साथ क्यों देंगे? सरदार जकाटा ने परेशान लहजे में कहा। शंकारा की ताकतों का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं, वो उन्हें यहाँ अपने साथ आने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मुकद्दस शालाग का हुक्म है कि तुम जंगल के तमाम कबीलों को होशियार कर दो और हर तरफ ऐसे इंतजामात और हिसार कायम कर दो कि शंकारा और रोशनी के नुमाइंदे किसी भी तरह इन जंगलों में दाखिल न हो सके। मुकद्दस शालाग ने तुम्हें हर तरह की ताकतें इस्तेमाल करने के इख्तियारात दे दिए हैं। शाताना पुजारन ने जवाब दिया। वो तो ठीक है मुकद्दस पुजारन, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, सरदार जकाटा ने कहा। उसका लहजा वाकई सोच में डूबा हुआ था। क्या? पुजारन शाताना ने चौंक कर पूछा।
शंकारा देवी और रोशनी के नुमाइंदे काशारा के जिस्म को निकालने के लिए पहाड़ों पर कोई अमल नहीं कर सकते। उन पहाड़ों में घुसने और वहां से काशारा के जिस्म को निकालने के लिए वो यकीनन जदीद दुनिया का सामान इस्तेमाल करेंगे। मेरा मतलब है वो पहाड़ की खुदाई और उसमें सुरंगें बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना उनके आने से पहले हम कबीले वालों की मदद से खुद ही उस पहाड़ की खुदाई शुरू कर दे और खुद काशारा के जिस्म को निकाल ले। इस तरह हमें दो फायदे होंगे। शंकारा जबरदस्ती हमसे काशारा का जिस्म हासिल नहीं कर सकेगी। दूसरा, हम काशारा के जिस्म पर जाको शाना का खास अमल करके उसे मुकम्मल तौर पर अपने बस में कर लेंगे। इस तरह जब शंकारा उस जिस्म में दाखिल होगी तो वो आसानी से हमारे काबू में आ जाएगी और उसकी तमाम ताकतों के हम मालिक बन जाएंगे। सरदार ज़काटा ने कहा, ओ वाकई तुमने बड़े पते की बात बताई है। अगर ऐसा हो जाए तो हम वाकई शंकारा की लामहदूद ताकतों के मालिक बनकर इस सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। पुजारन शाताना ने खुश होते हुए कहा, इसके अलावा मेरे जहन में एक और मंसूबा भी आया है। अगर तुम मेरा साथ देने की कोशिश करो तो हम इसका खातिर ख्वाह फायदा उठा सकते हैं। सरदार ज़काटा ने बड़े पुरइसरार और मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या मंसूबा है? शाताना पुजारा ने जल्दी से पूछा। पहले तुम माँ शैतान की कसम खाकर कहो, अगर तुम्हें मेरे इरादों पर एतराज हुआ तो तुम मुझ पर बरहम नहीं होगी और न ही तुम इस बात का जिक्र कभी मुकद्दस शालाक के सामने करोगी। सरदार ज़काटा ने कहा तो पुजारन शाताना हैरत और इस्तेजाब से उसकी जानिब देखने लगी। ठीक है, मैं माह शैतान की कसम खाती हूँ, बताओ क्या बात है? पुजारन शाताना ने चंद लम्बे तवक्कुफ के बाद सर हिलाते हुए जवाब दिया तो सरदार ज़काटा की आंखों में चमक उभर आई। उसने पुजारन शाताना के कान के करीब मुंह करके अपने इरादों का जिक्र करना शुरू किया तो पुजारन शाताना की आंखें मारे हैरत और इस्तेजाब से फैलती चली गई। ओ, ये सब कैसे मुमकिन है और मुकद्दस शालाक उसका क्या होगा? पुजारन शाताना ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, शालाक की तुम फिक्र ना करो, उसे रास्ते से हटाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास एक ऐसी ताकत मौजूद है जिससे मैं शालाक तो क्या ताकत देवता को भी आसानी से फना कर सकता हूँ। सरदार ज़काटा ने आंखें चमकाते हुए कहा,